प्रवक्ता राजकीय बालिका इंटर कॉलेज इंदिरा नगर लखनऊ से हूँ। कक्षा 12 की रसायन विज्ञान की इस क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं ठोस अवस्था और आज हम इसका चौथा और अंतिम भाग पढ़ेंगे। तो एक बार हम देखते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने देखा क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं, उनके गुण क्या होते हैं, उन यूनिट सेल क्या होती है, क्रिस्टल जालक की संरचना कैसी होती है, उनमें अवयवी कणों की स्थिति के आधार पे कितने प्रकार की पैकिंग होती है। फिर हमने देखा क्लोज पैकिंग क्या होती है और हमने देखा कि कोशिका सेल में घनत्व की गणना करनी हो या पैकिंग एफिशिएंसी हो तो वो हम कैसे करते हैं। अब आज हम इसका चौथा भाग पढ़ेंगे। तो आइए पहले हम देखें कि आज हम किन प्रमुख बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। पहले हम देखेंगे कि ठोसों में अपूर्णताएं यानी ठोसों में जो दोष होते हैं उनके बारे में जानकारी करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे विद्युतीय गुण के बारे में और अंत में हम चर्चा करेंगे चुंबकीय गुण के बारे में। बच्चों, आप जानते हैं, हमने आपको बताया है कि क्रिस्टलीय ठोस छोटी छोटी क्रिस्टल संरचनाओं से मिलकर के बनते हैं और ये जो क्रिस्टल संरचनाएं होती हैं इनका एक निश्चित ज्यामितीय आकार होता है जो कि दीर्घ परास यानी लॉन्ग रेंज में पुनरावृत्ति जिसकी होती रहती है, वो रिपीट होते रहते हैं, वही यूनिट सेल, वही क्रिस्टल स्ट्रक्चर। पर ये तो हुई आदर्श स्थिति की बात। प्रायः ये देखा गया है कि जो क्रिस्टलीय संरचनाएं होती हैं उनकी जो एक नियमित व्यवस्था होती है वो नियमित व्यवस्था हर समय नहीं पाई जाती है। उसमें कुछ आदर्श स्थिति से विचलन हो जाता है या कुछ अनियमितता आ जाती है। इसे हम कहते हैं क्रिस्टल दोष। तो क्रिस्टल दोष प्रमुख रूप से दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बिंदु दोष और रेखा दोष। बिंदु दोष जैसे नाम से समझ में आ रहा है, स्पष्ट है कि अगर किसी क्रिस्टल संरचना के किसी एक लैटिस पॉइंट, एक बिंदु स्थल पे कोई अनियमितता हो, कोई विचलन हो, एक लैटिस पॉइंट के अलोंग अगर कोई डिफेक्ट हो तो उसे हम कहते हैं बिंदु दोष। लेकिन अगर किसी क्रिस्टल की संरचना में पूरी एक लाइन के अलोंग, क्रिस्टल संरचना में थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होते हैं, आप जानते हैं, अगर किसी एक लाइन के अलोंग पूरा डिफेक्ट पाया जाता है तो उसे हम बोलते हैं रेखा दोष। अभी हम यहाँ पे जो चर्चा करेंगे उसमें हम बिंदु दोष के बारे में विस्तार से जानेंगे। बिंदु दोष बच्चों ये तीन प्रकार के होते हैं: स्टाइकियोमेट्री, नॉन स्टाइकियोमेट्री और अशुद्धता दोष। स्टाइकियोमेट्री को अगर हम सरल शब्दों में आपको बताएं, आप जानते भी हैं कि किसी क्रिस्टलीय संरचना में जो उसके अवयवी कण हैं उनका आपस में अनुपात क्या है, उनका संगठन क्या है, वही उसकी स्टाइकियोमेट्री कहलाती है। अब स्टाइकियोमेट्री दोष क्या हुए? कुछ ऐसा डिफेक्ट, कुछ ऐसी कमी क्रिस्टल में आए किसी एक पॉइंट के अलोंग कि उसकी स्टाइकियोमेट्री डिस्टर्ब ना हो, यानी उसकी स्टाइकियोमेट्री अपरिवर्तित रहे, उनका जो संगठन है वो वैसे ही बना रहे, तो उसे हम बोलते हैं स्टाइकियोमेट्री दोष। ये आपके चार प्रकार के हैं: रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष, फ्रैंकल दोष और शॉटकी दोष, जिनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। इसी के अपोजिट, स्टाइकियोमेट्री के अपोजिट है आपका नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष, यानी कि जो क्रिस्टलीय संरचना में जो अवयवी कण हैं उनका जो अनुपात है वो परिवर्तित हो जाए, मतलब जो एक निश्चित संगठन जिनमें जिस रेशियो में उन्हें होना चाहिए वो उसमें ना हो करके किसी अन्य अनुपात में पाए जाएं, तो वो कहलाएगा आपका नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष। ये नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष भी आपके दो प्रकार के हैं: धातु आधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष। और लास्ट में आता है आपका अशुद्धता दोष। नाम से स्पष्ट है कि जब किसी क्रिस्टल में किसी अन्य प्रकार की कोई अशुद्धि मिल जाए तो वो आपका अशुद्धता दोष होगा। अब ये तीनों प्रकार के दोष हम थोड़ा सा इसको विस्तार में जान लेते हैं। तो अब इन दोषों को हम विस्तार में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रिक्तिका दोष। नाम से स्पष्ट है कि अगर किसी क्रिस्टलीय संरचना में, जैसे यहाँ पे ये एक क्रिस्टल की संरचना दिखाई गई है, इसमें किसी क्रिस्टल पॉइंट पे कोई अवयवी कण अगर मिसिंग है, जैसे आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा कि ये अवयवी कण यहाँ पे मिसिंग है, लुप्त हैं, तो इस प्रकार के दोष आपके रिक्तिका दोष कहलाते हैं। अब रिक्तिका दोष, अगर अवयवी कण क्रिस्टल में नहीं होंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि इस प्रकार का दोष पदार्थ के घनत्व को घटाएगा।
तो रिक्तिका दोष पदार्थ के घनत्व को घटाता है। अगला है अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष क्या होता है कि जब किसी क्रिस्टल संरचना में जो ये बीच के स्थल होते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेसेस जिसे हम बोलते हैं, अगर वहां पे कोई कण आ जाता है, अवयवी कण, जैसे ये है और ये है, तो इस प्रकार के दोष को हम बोलते हैं अंतराकाशी दोष। अब अगर अतिरिक्त अवयवी कण किसी क्रिस्टल में प्रवेश कर जाता है तो वो पदार्थ के घनत्व को बढ़ाता है। तो अंतराकाशी दोष पदार्थ के घनत्व को बढ़ाता है। इन दोनों प्रकार के दोष जो है वो नॉन आयनिक कंपाउंड्स में पाए जाते हैं। और जब हम आयनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो इसी प्रकार के दोनों दोषों को हम विशेष रूप में पढ़ते हैं फ्रैंकिल दोष और शॉटकी दोष के रूप में। फ्रैंकिल दोष उन आयनिक कंपाउंड्स में पाया जाता है जिनके आयनों के आकार में अंतर ज्यादा होता है। अब इस फ्रैंकिल दोष में क्या होता है कि जो छोटा आयन होता है, कंपैरेटिवली छोटा आयन, जो कि प्रायः हमारे धनायन होते हैं, वो अपने स्थान को छोड़ करके अंतराकाशी स्थल में आ जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले एक धनायन था जो कि अपने स्थल को छोड़ के यहाँ ये अंतराकाशी स्थल में आके स्थित हो गया है। अब इसने अपनी जगह पे तो रिक्तिका दोष उत्पन्न किया और यहाँ पे क्या उत्पन्न किया, अंतराकाशी दोष। तो ये एक तरह से कॉम्बिनेशन हो गया, संयोजन हो गया दोनों दोष का। इसे हम विस्थापन दोष भी बोलते हैं। अब चूंकि वो कण उसी स्थल से एक स्थल से दूसरे स्थल में जा रहा है तो इसमें घनत्व अपरिवर्तित रहता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर ब्रोमाइड है, जिंक सल्फाइड है, ये सारे आपके कंपाउंड्स फ्रैंकिल दोष को दिखाते हैं। अगला है हमारा शॉटकी दोष। शॉटकी दोष एक तरह से देखा जाए तो रिक्तिका दोष ही है, पर आपको आयनिक कंपाउंड्स में विद्युत उदासीनता मेंटेन करनी रहती है, उसको आपको बैलेंस रखना रहता है। तो जितने धनायन लुप्त होते हैं उतने ही ऋणायन भी लुप्त होते हैं। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ पे एक धनायन था बीच में जो कि मिसिंग है और यहाँ से एक ऋणायन बीच से मिसिंग है। तो अब यहाँ पे कण लुप्त हो गए हैं, तो जो शॉटकी दोष होता है उसमें घनत्व में कमी आती है। और ये किस प्रकार के यौगिकों में पाया जाता है, उन आयनिक कंपाउंड्स में जिनके आयनों के आकार लगभग समान होते हैं, उनमें ये पाया जाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, सिल्वर ब्रोमाइड है, इनमें ये इस प्रकार के दोष आपके पाए जाते हैं। अगली श्रेणी है हमारी नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष की। नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष में दो प्रकार के आपके दोष होते हैं, धातु आधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष। धातु आधिक्य मतलब किसी क्रिस्टल में धातु की अधिकता हो जाए तो वो दोष। अब धातु की अधिकता किन कारणों से हो सकती है, आइए देखें। दो प्रमुख कारण हैं, ऋणायन रिक्तिका के कारण और दूसरा क्या हो सकता है, अतिरिक्त धनायन आ जाए। तो पहले हम इसको समझ लें। ऋणायन रिक्तिका के कारण मतलब कि उस क्रिस्टलीय संरचना में जो ऋणायन होगा वो अपनी जगह से कहीं चला गया होगा और एक रिक्तिका बन गई होगी। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं। ये एक स्ट्रक्चर आपको क्रिस्टलीय संरचना सोडियम क्लोराइड की दिखाई गई है। सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को अगर हम सोडियम वेपर के में गर्म करते हैं उसके एटमॉस्फेयर में, तो क्या होता है, सोडियम के परमाणु जो है वो इसकी सतह पे आते हैं। सोडियम के परमाणु के आने के बाद यहाँ पे एक क्लोराइड आयन रहा होगा जो कि यहाँ से मूव करके सतह पे जाता है। अब ये जो सोडियम परमाणु आया है ये इस क्लोराइड से कॉम्बिनेशन करने के लिए, मिलने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है और क्या बनाता है, सोडियम आयन, और क्या निकालता है, एक इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ आता है उस रिक्तिका में जहां से वो क्लोराइड आयन गया था। ठीक, अब ये जो क्लोराइड आयन यहाँ से गया है वो इस सोडियम आयन से कंबाइन करके NaCl बना देता है। तो अब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो सोडियम परमाणु ने रिलीज किया वो उस रिक्तिका में आ गया जो कि यहाँ से ऋणायन जाने के कारण उत्पन्न हुई थी। अब इस प्रकार का जो सेंटर डेवलप होता है, इस प्रकार का जो केंद्र उत्पन्न होता है,
जिसे हम कहते हैं ऋणायन रिक्तिका में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया है। इस प्रकार के सेंटर को हम बोलते हैं एफ सेंटर, जो कि फॉर्बेन-जेंटर टर्म से लिया गया है, जो कि एक जर्मन वर्ड है और इसका मतलब होता है कलर सेंटर या रंग केंद्र। अब ये जो ऋणायन रिक्तिका के में इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड आने से एफ सेंटर डेवलप हुआ है, इसे हम एफ केंद्र बोलते हैं। और ये एफ केंद्र कलर शो करते हैं, क्यों? क्योंकि इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करके उत्तेजित होता है। तो ये पदार्थों को रंग प्रदान करते हैं। तो अगर सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में एफ सेंटर होता है तो वो हमें येलो कलर का दिखाई देता है। इसी प्रकार से अन्य कंपाउंड्स भी जो हैं वो कलर शो करते हैं अगर उनमें एफ सेंटर होता है। तो सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, लिथियम क्लोराइड है, इस प्रकार के जो कंपाउंड्स हैं उनमें ये दोष पाया जाता है। अब यहाँ पे हुआ क्या था? क्लोराइड के जाने से इस पूरे क्रिस्टल में सोडियम की अधिकता हो गई थी। भले ही इलेक्ट्रॉन के आने से आवेश तो बैलेंस है, लेकिन धातु यानी सोडियम ज्यादा हो गया है। तो इसी वजह से ये हुआ आपका धातु आधिक्य दोष। अब इसका दूसरा तरीका क्या है? इसका दूसरा तरीका ये हो सकता है कि धातु के ही आयन बढ़ जाएं। वो कैसे होंगे? उदाहरण के लिए हम जिंक ऑक्साइड लेते हैं, अगर जो कि सफेद पाउडर होता है, अगर हम इसको गर्म करें तो क्या होगा? इसमें से ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो जाती है और बचता क्या है आपका? जिंक बचता है 2 पॉजिटिव चार्ज के साथ और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। अब ये जो जिंक आयन बना, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर के इंटरस्टिशियल स्पेसेस में ही चला जाता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन भी इंटरस्टिशियल स्पेसेस में जाते हैं। तो फिर वही बात कि उसके आवेश में कोई अंतर नहीं आया, लेकिन इस एक स्ट्रक्चर के टूटने से जो ये बना, ये जिंक आपका एक्सेस हो गया क्योंकि यहां से ऑक्सीजन तो निकल गई। तो अब क्या हो जाता है? Zn1 प्लस XO, ये फॉर्मूला अब हो जाएगा। X क्या होगा कि कितने इस तरह के आपके मॉलिक्यूल्स टूटे हैं। तो वहां पे उस हिसाब से Zn1 प्लस X, अब यहाँ पे देखिए होना क्या चाहिए था? ZnO, लेकिन स्टोइकियोमेट्री चेंज हो गई। तो ये नॉन स्टोइकियोमेट्री में दोष हुआ और किस प्रकार का हुआ? धातु आधिक्य दोष हुआ। इसके बाद हम आते हैं धातु न्यूनता दोष पे। धातु न्यूनता दोष तब होता है जबकि जो अवयवी संगठन है, जो भी क्रिस्टल की संरचना है, उसमें जिस रेशियो में पाया जाना चाहिए अवयवी कण, उसमें न पाके धातु कम हो जाए। जैसे FeO है, कायदे से इसमें रेशियो 1:1 का होना चाहिए, ठीक है। लेकिन रेशियो किसका होता है? 1:1 का न पा करके यहाँ पे रेशियो पाया जा रहा है 0.95 आयरन। आयरन आपका कितना पाया जा रहा है? 0.95 और ऑक्सीजन है 1। यहाँ पे धातु आपकी कम हो गई है। जो रेशियो आदर्श रूप से होना चाहिए था उससे धातु आपकी थोड़ी कम हो गई है। तो ये आपका हुआ धातु न्यूनता दोष। इसके बाद आता है अशुद्धता दोष। अशुद्धता दोष का अर्थ है कि हमने क्रिस्टल, हम कुछ बना रहे थे, उसमें हमने थोड़ी सी इम्प्योरिटी कुछ और मिला दी तो स्ट्रक्चर उसका चेंज हो गया। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम क्लोराइड का जब हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, अगर उस समय हम थोड़ा सा स्ट्रोंशियम क्लोराइड उसमें मिला दें तो क्या होगा? स्ट्रोंशियम जो है, यहाँ पे आप देखिए, स्ट्रोंशियम का आयन जो है वो क्रिस्टल लैटिस में प्रवेश कर जाता है, जालक में प्रवेश करता है और किसी एक स्थान पे जाके वो स्थान लेता है। कैसे लेता है? वो 2 सोडियम आयनों को प्रतिस्थापित करता है। 2 सोडियम आयनों को वो निकाल के बाहर करता है और एक का स्थान तो वो खुद ले लेता है और दूसरा स्थान क्या होगा? रिक्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जितने आपके नए आयन प्रवेश करते हैं उतनी ही रिक्तिकाएं वहां पे निर्मित हो जाती हैं, सोडियम क्लोराइड और स्ट्रोंशियम क्लोराइड के केस में। तो ये एक प्रकार का अशुद्धता दोष है। तो ये हमारे हुए 3 प्रकार के दोष। आइए अब हम देखें थोड़ा ठोसों के विद्युतीय गुण के बारे में बात करें। ठोसों के जो विद्युतीय गुण हैं उनकी रेंज बहुत
ज्यादा होती है। मतलब उनमें अचालक भी पाए जाएंगे, उनमें अर्धचालक भी पाए जाएंगे, उनमें सुचालक भी पाए जाएंगे। तो चालकता के आधार पे ठोसों को 3 प्रकार में हम बांट सकते हैं: चालक, विद्युत रोधी और अर्धचालक। चालक अर्थात आप जानते हैं जो अपने में से विद्युत धारा को सुगमता से प्रवाहित होने दें, जैसे कि सभी धातुएं चालक हैं। सिल्वर है, कॉपर है, गोल्ड है, तांबा, एल्युमिनियम, ये सारे आपके चालक हैं। और विद्युत रोधी वो पदार्थ होते हैं जो अपने में से होके विद्युत को प्रवाहित नहीं होने देते, यानी इनकी चालकता बहुत ही निम्न कोटि की होती है, ऋणात्मक कोटि की होती है। जैसे माइका है, रबड़ है, प्लास्टिक है, सूखी लकड़ी है, ये सब आपके विद्युत रोधी होते हैं। अर्धचालक की जब हम बात करते हैं तो ये चालक और अचालक के बीच की रेंज के होते हैं, यानी इनकी चालकता इन दोनों के बीच की रेंज में होती है, जैसे कि सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। अब धातुओं की अगर हम बात करें या चालक की बात करें तो चालक जितनी भी धातुएं होती हैं वो ठोस और गलित दोनों अवस्था में विद्युत का चालन करती हैं। बहुत कम इसके एक्सेप्शंस हैं। तो ये जो धातुओं के वाहितम कोश होते हैं, इनके परमाणुओं के, उनके जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपस में मिलकर के एक संयोजकता बैंड बनाते हैं। इसको हम यहाँ थोड़ा चित्र से स्पष्ट करेंगे। संयोजकता बैंड अर्थात वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, यानी संयोजी कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपने बच्चों कक्षा 11 में परमाणविक कक्षक और आणविक कक्षक के बारे में पढ़ा है। तो ये जो संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इनका निर्माण करते हैं और एक संयोजी बैंड या संयोजकता बैंड बनाते हैं। यहाँ पे वो इससे दिखाया है ब्लू कलर से। अब इन संयोजकता बैंड के अगला जो उच्च ऊर्जा का रिक्त ऑर्बिटल होता है उसे हम बोलते हैं चालकता बैंड, कंडक्शन बैंड। उसको हमने यहाँ पे इससे दिखाया है। धातुओं के केस में क्या होता है? धातुओं के केस में जो आपका संयोजकता बैंड होता है और जो चालकता बैंड होता है वो एक दूसरे को ओवरलैप करता है। तो जो संयोजकता बैंड वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका मूवमेंट, उनका आवागमन बहुत आसानी से चालकता बैंड में होता है और यही विद्युत प्रवाह का कारण बनता है। अचालक के केस में इन दोनों बैंड्स के बीच में ये देखिए काफी गैप होता है एनर्जी का, तो इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें मूव नहीं कर पाते हैं और इस वजह से ये पदार्थ आपके विद्युत रोधी होते हैं। ठीक, अब अगर हम बात करें अर्धचालकों की, इनका थोड़ा विशिष्ट केस है कि इनमें संयोजकता बैंड और चालकता बैंड में अंतर तो होता है लेकिन वो बहुत ही लघु ऊर्जा अंतर होता है। तो थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन इन संयोजकता बैंड से चालकता बैंड में मूव कर जाते हैं लेकिन वो नगण्य ही होते हैं, उनसे चालकता पे विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। पर अगर हम अर्धचालकों को गर्म करें, ताप का इनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। ताप से इनकी चालकता थोड़ी बढ़ती है क्योंकि ताप से ऊर्जा लेकर के कुछ इलेक्ट्रॉन इनमें और अधिक संख्या में जाते हैं, पर फिर भी वो इतने नहीं होते हैं कि आप उनका कोई व्यवहारिक उपयोग कर सकिए। तो अब इन अर्धचालकों की चालकता को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम करते हैं इनमें कुछ अशुद्धियों का मिश्रण, यानी कि अर्धचालकों में कुछ स्पेसिफिक विशिष्ट प्रकार की अशुद्धियां एक निश्चित मात्रा में जब हम मिलाते हैं तो उसे हम कहते हैं अपमिश्रण या डोपिंग। डोपिंग के आधार पे अर्धचालक आपके 2 प्रकार के होते हैं। N प्रकार के अर्धचालक और P प्रकार के अर्धचालक। बच्चों, हमने आपको बताया कि जो सिलिकॉन है ये जो है समूह सिलिकॉन है या जर्मेनियम है, ये आपके अर्धचालक है और हम ये जानते हैं कि ये समूह 14 के तत्व हैं। ठीक, समूह 14 के तत्वों में अगर हम समूह 15 या 13 मतलब कि इससे अधिक इलेक्ट्रॉन वाले या इससे कम इलेक्ट्रॉन वाले तत्वों की अगर अशुद्धि मिलाएं तो क्या होगा? समूह 15 जैसे कि फास्फोरस है या आर्सेनिक है, ये आपके समूह 15 के हो गए। समूह 13 जैसे कि बोरॉन है, एल्युमिनियम है, इस तरह के आपके हो गए। आर्सेनिक जब इसमें प्रवेश करता है तो इसमें 4 जो इसके इलेक्ट्रॉन हैं वो तो सिलिकॉन के साथ
बॉन्ड बना लेते हैं। लेकिन एक ये इलेक्ट्रॉन जो है ये आपके पास एक्स्ट्रा रह जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन अर्धचालक की चालकता को बढ़ा देता है। अब यहाँ पे अर्धचालक की चालकता कैसे बढ़ रही है? नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स के कारण। तो इसे हम बोलते हैं एन प्रकार के अर्धचालक या एन टाइप सेमी कंडक्टर। अब अगर हम इसमें कुछ ऐसी अशुद्धि मिलाएं जिसमें कि इलेक्ट्रॉन कम हो चार से, जैसे कि समूह 13 के तत्व, यहाँ पे देखिए ये उदाहरण दिया गया है। बोरॉन के जब यहाँ पे प्रवेश करते हैं परमाणु तो क्या होता है कि एक एक बॉन्ड तो सिलिकॉन के साथ बन गया, लेकिन एक यहाँ पे आपका क्या रह जाता है? रिक्ति रह जाती है या छिद्र रह जाता है, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन होल या इलेक्ट्रॉन छिद्र या रिक्ति। अब क्या होगा? इसके बगल वाला इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश करेगा, फिर वहां होल होगा, उसके बगल वाला प्रवेश करेगा, तो ऐसे लगता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। और ये किसकी तरफ चलेंगे? धनावेशित प्लेट की तरफ जाएंगे। तो इस प्रकार के कंडक्टर आपके कहलाते हैं पी टाइप के अर्धचालक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं चुंबकीय गुण की। चुंबकीय गुण बच्चों, आप जानते हैं कि प्रत्येक परमाणु में चुंबकीय एक धनावेशित नाभिक होता है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ इसके चक्रण करता है। तो इलेक्ट्रॉन के घूमने के कारण, अपनी कक्षक में घूमने के कारण एक चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण है। उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे भी घूमता है। तो इन दोनों चक्रण को मिला करके हर परमाणु के अंदर कुछ न कुछ चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, और यही वजह है कि प्रत्येक पदार्थ के साथ कुछ न कुछ चुंबकीय आघूर्ण एसोसिएट होता है, भले उसकी मात्रा बहुत कम हो। तो चुंबकीय गुणों के आधार पे पदार्थ हमारे 5 प्रकार के होते हैं। अनुचुंबकत्व, ये जो है चुंबकीय क्षेत्र में जब लगाया जाता है तो ये बहुत ही दुर्बल रूप से उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस होती है, उपस्थिति होती है, जिसकी वजह से ये उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। जैसे Cu2+ है, फेरिक का है, आयन है, इस प्रकार के। प्रतिचुंबकत्व क्या होता है? जब कोई पदार्थ जो है चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित हो तो उसे हम कहते हैं प्रतिचुंबकत्व का गुण वो प्रदर्शित कर रहा है। जैसे सोडियम क्लोराइड है, इसमें क्या होता है कि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तीसरा है लौह चुंबकत्व। ये पदार्थ आपके निकिल है, कोबाल्ट है, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आकर्षित होते हैं। इसका कारण क्या है कि जो ये ठोस अवस्था में धातु के आयन होते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ के, ये छोटे छोटे ग्रुप बना लेते हैं, समूह बना लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं डोमेन। अब ये डोमेन लौह चुंबकत्व में देखिए तो सारे एक ही दिशा में अलाइन होते हैं। इस वजह से ये बहुत स्ट्रांगली मैग्नेटिज्म शो करते हैं। लेकिन प्रति लौह चुंबकत्व में क्या होता है कि ये जो है अलाइन तो होते, डोमेन होते तो हैं, लेकिन ये अपोजिटली अलाइन होने के कारण एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं। और तीसरा अंतिम केस क्या है? फेरी चुंबकत्व का है। इसमें डोमेन्स होते हैं पैरेलल, एंटी पैरेलल, कुछ पैरेलल हैं, कुछ एंटी पैरेलल हैं। तो कुल मिलाकर के इनमें चुंबकत्व बहुत ही कम रह जाता है, जैसे Fe3O4। तो ये 5 प्रकार के हमारे चुंबकीय आधार पे ठोस होते हैं। अब कुछ अभ्यास प्रश्न हम कर लें। निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष मिलते हैं? KCl, हमने आपको बताया KCl किस प्रकार का कंपाउंड हुआ? आयनिक कंपाउंड है और जिसमें कि धातु के आकार में ज्यादा अंतर नहीं है। तो ये कैसा दोष प्रकट करेगा? शॉटकी दोष। AgBr ऐसा एक कंपाउंड है जो कि हमने आपको बताया दोनों में ही आपके AgBr में दोनों ही प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं। दोनों ही प्रकार के दोष यानी फ्रैंकल और शॉटकी दोनों दोष ये दिखाता है। अगला प्रश्न है, वर्ग 14 के तत्व को उपयुक्त अशुद्धि द्वारा मिश्रित करके n प्रकार के अर्धचालक में रूपांतरित करना है। यह अशुद्धि किस वर्ग से संबंधित होनी चाहिए? n प्रकार यानी कि हमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वर्ग 14 में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 15 इलेक्ट्रॉन वाला कोई तत्व हमें चाहिए। तो वो कौन सा वर्ग होगा? समूह
15 के तत्व होंगे वो। समूह 15 के तत्व अगर हम मिलाएंगे तो ये एन टाइप के अर्धचालक बन जाएंगे। ये बच्चों गृह कार्य है आपके लिए। उचित उदाहरणों द्वारा समझाइए, थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना है, आप अपने घर में ये करेंगे काम। लौह चुंबकत्व, अंतराकाशी दोष और शॉटकी दोष। दूसरा प्रश्न है, बैंड सिद्धांत के आधार पर क्या अंतर होता है किसमें? चालक व रोधी में, चालक व अर्धचालक में।